दोस्तों नमस्कार। आज हम ग्लासगो जलवायु समझौता पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसकी भूमिका लिखिएगा। यूएनएफसीसी के पार्टियों का सम्मेलन का 26वां सत्र का आयोजन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में ग्लासगो में यूके प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई थी। इसमें कोप के सभी 197 पक्षकारों द्वारा ग्लासगो जलवायु समझौता को अपनाया गया है। इस समझौते का लक्ष्य है तापमान में वृद्धि को साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। याद रखिएगा, साल 2021 तक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। अब इस समझौता के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। इस समझौता में पेरिस रूल बुक के परिणामों को अपनाया गया है। पेरिस जलवायु समझौता के लंबित मुद्दों पर सहमति व्यक्त करते हुए उसके क्रियान्वयन के लिए पेरिस रूल बुक को अपनाया गया है। इस समझौता में पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6 जो गैर बाजार तंत्र पर आधारित है, लंबी बहस के बाद आखिरकार अपना लिया गया है। यानी कार्बन व्यापार को पुनः पुनर्जीवित करने के लिए सहमति व्यक्त कर दिया गया है। उसके बाद इस समझौते में कोयले के इस्तेमाल को कम करने पर सहमति व्यक्त किया गया है और चरणबद्ध तरीके से इसको कम करने पर राय दिया गया है। पहली बार किसी भी जलवायु डील में कोयले को शामिल किया गया है। ग्लासगो जलवायु डील में पहली बार कोयलों को शामिल किया गया है और इसे चरणबद्ध तरीके से कम करने की प्रतिज्ञा ली गई है। उसके बाद इस ग्लासगो जलवायु समझौता में अनुकूलन, शमन, हानि, क्षतिपूर्ति और वित्त और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर जोर दिया गया है। यानी विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के हस्तांतरण पर जोर दिया गया है। ग्लासगो जलवायु समझौता में जलवायु वित्त का प्रावधान किया गया है। जलवायु वित्त में विकसित देशों से आग्रह किया गया है कि वह 2025 तक विकासशील देशों को $100 बिलियन जुटाने का प्रयास करें। यानी विकासशील देशों के लिए 2025 तक $100 बिलियन जुटाने का आग्रह विकसित देशों से किया गया है। इस समझौते में विकसित देशों से मांग की गई कि वह विकासशील देशों को 2019 के स्तर से दोगुना वित्त प्रदान करने का प्रयास करें। इसके अलावा इस समझौते में विकसित देशों द्वारा जो जलवायु वित्त है उसकी राशि को बढ़ाने का आग्रह किया गया है और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जो राशि दी जाती है इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि शुरुआत में जो औद्योगिकरण हुआ है वह विकसित देशों में हुआ है, यूरोप में ही हुआ है, अमेरिका में हुआ है। वहीं सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था और वो लोग उस औद्योगिकरण कारण काफ़ी समृद्ध हो गए हैं और उस दौरान औद्योगिकरण हुआ है तो कोयले का उपभोग सबसे अधिक किए हैं, तेल का उपभोग सबसे अधिक किए हैं, तो कार्बन उत्सर्जन वही लोग अधिक किए हैं और आज उस कार्बन उत्सर्जन का परिणाम विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। अब विकासशील देशों को देखिए, जलवायु परिवर्तन का मार झेल रहा है। बाढ़ हो, सूखा हो, भूस्खलन हो, सुनामी हो, अधिक तापमान हो, अधिक वर्षा हो, इसके रूप में विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कहा गया है कि विकसित देश जुर्माने के रूप में विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। उसके बाद इस समझौते में ग्लासगो जलवायु समझौता में एक नई कार्य योजना अपनाई गई है। अब नई कार्य योजना ग्लासगो जलवायु समझौता में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पाने के लिए दुनिया भर के देशों में 2022 तक के अंत तक एक नई कार्य योजना लागू करने की बात कही गई है। उसके बाद ग्लासगो इसमें हानि एवं क्षतिपूर्ति के लिए ग्लासगो डायलॉग तंत्र का सृजन किया गया है। हानि एवं क्षतिपूर्ति के लिए
तो ये समझौते के मुख्य प्रावधान है। और उसके बाद इसी सम्मेलन के दौरान अलग अलग देशों द्वारा कई प्रकार की घोषणा की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत की घोषणा की गई थी। इस पंचामृत में 2030 तक 70 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने का घोषणा किया है, यानी भारत 2070 तक वह शून्य उत्सर्जन करेगा। दूसरा है भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट करने का घोषणा किया है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक अपने ऊर्जा बास्केट में 500 गीगावाट तक पहुंचाने का घोषणा किया है। उसके बाद अगला है 2030 तक 50% भारत की ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से जो है भारत प्राप्त करेगा। अगला है अभी से लेकर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा भारत। और 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन गहनता, कार्बन उत्सर्जन की जो गहनता है उसको 45% तक कम करेगा। ये भारत के पंचामृत है, इसको अलग अलग जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद वैश्विक स्तर पर तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अमेरिका और चीन जो है संयुक्त रूप से मिलकर काम एक साझेदारी की घोषणा किया है। मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ जो है एक वैश्विक साझेदारी की घोषणा किया है, जिससे चूँकि कार्बन ग्रीन हाउस गैस में मीथेन का भी योगदान है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है कम होगा। उसके बाद कोयले के इस्तेमाल को 40 देशों ने जो है, विश्व के 40 देशों ने कोयले के इस्तेमाल को कम करने पर जो है संकल्प लिया है। लेकिन हालांकि इसमें अमेरिका और चीन जो है, चीन सबसे अधिक उत्सर्जक देश है, दूसरे स्थान पर अमेरिका जो सबसे अधिक उत्सर्जन करता है वो शामिल नहीं है। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के मार्च से जो है विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन का जो मार्ग पड़ रहा है उसको कम करने के लिए, उसको और सहायता देने के लिए एक स्वैच्छिक आर्थिक कोष की घोषणा की गई है। और एक नया गठबंधन बनाया गया है जो विश्व स्तर पर तेल एवं गैस के विरुद्ध नया गठबंधन है, जो विश्व स्तर पर तेल और गैस के उत्पादन को, खपत को कम करने पर जो है काम करेगा। कैसे जो है विश्व स्तर पर तेल और गैस के उत्पादन और खपत को कम किया जाए, इस पर जो है काम करेगा, यह है। इसके अलावा अब हम लोग, यही सम्मेलन है, अब हम लोग जो है जैसा कि जानते होंगे, और अब हम लोग जो है ग्लासगो जलवायु समझौता के जो विवादित मुद्दे हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसमें 3 विवादित मुद्दे हैं। पहला है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। देखिए, विकसित देशों द्वारा 2009 में घोषणा किया गया था वो प्रति वर्ष विकासशील देशों को $100 बिलियन जो है प्रदान करेगा, लेकिन विकसित देश इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में जो है असफल रहे हैं। विकासशील देशों द्वारा बार बार मांग की जा रही है, लेकिन विकसित देशों द्वारा हमेशा अनसुना किया जा रहा है। तो विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों से अधिक जो है डॉलर की वित्तीय सहायता की जो मांग की जा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क वही है जो विकसित देशों द्वारा पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इतना अधिक कर चुका है, क्योंकि औद्योगिकरण सबसे पहले उन्हीं देशों में हुआ है, इसलिए अधिक उत्सर्जन के लिए वही जिम्मेदार है और उसका प्रभाव आज विकासशील देशों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कम करने के लिए पर्याप्त सहायता, वित्तीय सहायता देनी चाहिए, क्योंकि विकासशील देशों के पास संसाधन की कमी है। हानि एवं क्षतिपूर्ति के लिए बड़ी कार्रवाई। ग्लासगो जलवायु समझौता में विकासशील देश जो है, याद रखिएगा, पूरी बैठक में गरीब देश पूरी बैठक में हानि क्षतिपूर्ति के माध्यम से आर्थिक मुद्दे उठाते रहे। विकासशील देशों को कहना है कि विकासशील देशों के में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को, गैर जीवाश्म स्रोतों से पर आगे बढ़ने के लिए विकसित देशों को पर्याप्त सहायता देना चाहिए। बिना उनके सहायता से ये संभव नहीं है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है नवीकरणीय ऊर्जा के,
वो सब विकसित देशों के पास ही हैं। और जैसे कि मान लीजिए भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा की टेक्नोलॉजी है तो विकसित देशों के पास है। तो विकसित देश जब तक हाइड्रोजन ऊर्जा की तकनीक या सेल गैस की तकनीक भारत अमेरिका नहीं देगा, भारत को जापान नहीं देगा, तब तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटना मुश्किल है। मेट्रो के दिल्ली मेट्रो का टेक्नोलॉजी, अब बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी जापान से आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी जब तक, चूँकि इसमें जो है सूर्य उत्सर्जन, इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नाम मात्र होता है। दिल्ली मेट्रो जो है CDM जो है स्वच्छ ऊर्जा परियोजना है, CDM जो है क्लाइमेट CDM परियोजना है, दिल्ली मेट्रो क्लाइमेट डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत इसका विकास किया गया है, CDM के तहत। तो उसमें हम डीपली पढ़ाते जलवायु परिवर्तन में, लेकिन BPSC मेंस है, इसलिए हम जो है अपना IAS की क्लास में बैच से स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हम तो सब विषय अपना कोचिंग में अपने पढ़ाते थे। तो यह स्थिति है। उसके बाद एक और मुद्दा है, तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लक्ष्य। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लासगो जलवायु समझौता में तापमान के वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य पर्याप्त नहीं है, इसका मानना है। अब लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद अगर आप देखेंगे तो ग्लासगो जलवायु समझौता जलवायु से पैदा होने वाले अराजकता से बचने, स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और स्वस्थ ग्रह को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह स्थिति है, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। आप लोग SDM बनने जा रहे हैं।